Hello, friends. I'm your host, Amrit Saini, and a very warm welcome to today's YouTube live session. Our topic for today is manufacturing industry or business concept in Business Central. Before we get into the details, let's quickly understand what manufacturing means. The physical process of converting raw material and semi finished products into finished goods using machines and industrial processes. And now, to take us deeper into this exciting topic, let's warmly welcome Madhvi Pandey. Madhvi, welcome to our show. Thank you. Okay, so let's start. My first question is uh, what is the difference between manufacturing and production? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं पहले बता दूं कि मैं जितने भी एग्जांपल बताऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि वो रियल लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हों ताकि इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। टफ एग्जांपल क्या होते हैं कि रिलेट नहीं कर पाता है इंसान। तो आपका क्वेश्चन है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन हाँ, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आता है और मैन्युफैक्चरिंग उसका पार्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन लार्ज कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आता है क्योंकि प्रोडक्शन में आप गुड्स एंड सर्विसेज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल चीजों को भी जोड़ सकते हैं। मैनुअल एफर्ट्स एंड मशीन दोनों आ जाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन ओरिएंटेड है। मैन्युफैक्चरिंग मशीन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, ह्यूमन एफर्ट्स का नहीं के बराबर। और आप कह सकते हो कि मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड अब जो मैन्युफैक्चरिंग को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप कह सकते हो गुड्स टेंजिबल चीजें जिन्हें आप टच एंड फील कर सकते हो उन सब का मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे। प्लस मशीन ओरिएंटेड होगा और सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो ये आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो गई। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि आप एक इनपुट इनपुट गुड्स का आउटपुट तक जाते हो और रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फिनिश गुड्स ऐसा कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपने कोई कच्चा माल डाला और आप ये नहीं सोच सकते कि आपको एज इट इज मिलेगा, नहीं। वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक स्टेप का हो, दो स्टेप का हो, मल्टीपल स्टेप्स का हो, मल्टीपल मल्टीपल लेयर्स हो, मल्टीपल स्टेजेस हो। मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका स्टेप है, तो जो आप रॉ मटेरियल डालोगे, जो बेसिक प्रोडक्ट जो इनपुट आप डालोगे, हो सकता है कि वो मल्टीपल लेयर्स एंड स्टेजेस से होकर जब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिले तो आप उसको पहचान नहीं पाओ क्योंकि वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, तो आप किसी चीज का एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप कोई चीज मेल्टिंग के लिए डाल रहे हो। अगर आपने कभी बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग का कोई वीडियो देखा हो, मेरी पहले आदत थी, मैं क्या करती थी यूट्यूब पे तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस देखती थी। बॉटल कांच के बॉटल कैसे बन रहे हैं, या फिर बैंगल्स, लड़कियां जो कांच की चूड़ियां पहनती है, तो जब आप खरीदते हो तो दिमाग में आता है कि ये बनता कैसे होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ले रही हूँ। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर आप कांच की चूड़ी देखो तो उसका बेस मटेरियल क्या है, ग्लास। और बहुत लोग वेस्टेज से भी बनाते हैं कि मतलब टूटी हुई जो चूड़ियां जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते हैं ना कंपनीज, वो उस वेस्ट मटेरियल से भी बनाती है। लेकिन बेसिक मटेरियल आपका ग्लास है। ग्लास मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद शेप लेगा, शेप लेने के बाद आप उसको ठंडा करते हो, फिर उसको पैकेजिंग करते हो। तो ये फिर एक प्रोसेस जाता है। तो ग्लास जो आप कांच यूज करते हो, कांच को जब मेल्टिंग के लिए डालते हो तो वो आपका रॉ मटेरियल बेसिक प्रोडक्ट हो गया। जब वो एक शेप ले लेता है, एक जितनी भी डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप उसको मेल्ट करवा रहे हो, मेल्टिंग प्रोसेस के बाद शेप लेता है बैंगल का। फिर वो ठंडा होता है। फिर ठंडा होने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका कटिंग, उसका शेपिंग, प्लस जो उसमें से वेस्ट मटेरियल हुआ उसको हटाना। जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है, रेडी टू यूज, रेडी टू मूवेबल है, वही प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर सकते हो एंड यूजर तक जो जाएगा। तो एंड यूजर तक जो जाएगा वो प्रोडक्ट आप निकालते हो जब, तो वो प्रोसेस पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है।
जहाँ आप मशीन यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप लाख वाले बैंगल देखो तो शिल्पकार क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कारीगर हैं, वो लाख का डिजाइन करते हैं और उसमें वो सांचे में बैठाते भी हैं, तो बहुत छोटे छोटे जॉब वर्कर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन लार्जर यूनिट में आ जाएगा जहाँ मैनुअल एफर्ट्स भी आ जाए, और जहां तक मशीन यूज कर रहे हो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या है ना कि मैक्सिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि आप उस रिसोर्सेज को यूज कर सर्विसेज कैसे देते हो प्लस एंड यूजर तक कैसे पहुंचाते हो, तो वो प्रोडक्शन हो जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी मशीनरी इफेक्ट्स को ज्यादा लेती है। तो यही डिफरेंस है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, my next question is, what is the difference between assembling and manufacturing? जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तो मशीन सेटअप प्लस ट्रांसफॉर्मेशन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपको एक डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट कैरेक्टर का प्रोडक्ट मिला आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन असेंबलिंग में क्या होता है ना कि अलग अलग मल्टीपल आपके पास हो सकता है कंपोनेंट्स हो, मल्टीपल आपके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स हो। ठीक है, मल्टीपल अलग अलग चीजें हो जिनको आप जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बना दो। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले तक हम सब स्टैंड अलोन कंप्यूटर यूज कर रहे थे, स्टैंड अलोन पीसी। तो जो स्टैंड अलोन पर्सनल कंप्यूटर था उसमें अगर आप सर्विस प्रोवाइडर को बोल दो या जिससे भी आप ले रहे हो उससे बोल दो कि मेरा बजट कम है, तो वो क्या करेगा आपके स्टैंड अलोन पीसी में जो महंगे ब्रांड की चीजें नहीं लगाएगा। तो आपको इतना जीबी रैम चाहिए, इतना जीबी मदरबोर्ड ये चाहिए, प्लस इंटेल का प्रोसेसर चाहिए, या फिर स्क्रीन आपको किसकी चाहिए किस कंपनी की, प्लस आपका जो माउस है या कीबोर्ड है, ये सारी चीजें आप उसको बता देते कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करो ना वो लो बजट रखना, ये मेरे बजट में होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो ब्रांडेड चीजें ना लगाए, मतलब हाईली कॉस्टली वाली, हो सकता है वो लोकल चीजें लगाए, उसमें लोकल ब्रांड भी आते हैं। तो असेंबलिंग में क्या होता है ना चीजों को अलग अलग चीजों को जोड़कर एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो वो जोड़ना प्रोसेस हो गया। आजकल जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो बहुत बार आपने देखना फर्नीचर जो आप मंगाते हो सेटअप करने के लिए उसमें गाइडलाइन होती है कि ये फर्नीचर आपके यहाँ आ गया, अब आप उसको स्क्रू नट बोल्ट एंड कैसे स्ट्रक्चर देना है वो सब पिक्चर्स रहता है, या फिर उसमें टेक्स्ट रहता है कि गाइडलाइंस कि आपको ऐसा ऐसा स्टेप लेना है। और इन अलग अलग पार्ट्स जो हैं आपके पास कुरियर से आए हैं, एक मतलब एक पैकेट में मल्टीपल पार्ट्स जो आए हैं आपके पास कुरियर में, उनको आपको कैसे जोड़ के आपके काम लायक चीज बनानी है, तो वो असेंबलिंग। तो फर्नीचर का एग्जांपल ले सकते हो। तो असेंबलिंग में आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे जिनको जोड़कर आपको एक एफजी बनाना है। तो यही डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग में। Okay. नेक्स्ट। Mm. Okay, my next question is, difference between MPS means master production schedule and material requirement planning, MRP. एमपीएस एंड एमआरपी। अब जैसे हम लोग शेड्यूल करते हैं ना, एकदम नॉर्मल शेड्यूल का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप शेड्यूल कर रहे हो, कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो, तो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आप क्या क्या सोचते हो? किस पर्सन के साथ आपको मीटिंग करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं। मीटिंग होगी तो ऑनलाइन होगी, तो आपका जो एक ऑनलाइन सेटअप होगा, आपका वाईफाई कनेक्शन चेक कर सकते हो आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो। तो डे टाइमिंग वो जो पर्सन जिससे कनेक्ट करना है, क्लाइंट रिसोर्स कोई भी हो सकता है। तो एक मीटिंग प्लान करते समय और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, कितने लोग गैदर होंगे, किस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, अगर कोई इंट्रो देने वाला होस्ट है और बाकी गेस्ट हैं तो वो कन्वर्सेशन क्या होगी। तो टॉपिक पहले डिवाइड कर दिए जाते हैं, मीटिंग का एजेंडा सबके पास मेल के थ्रू आ जाता है, फिर वो डिस्कशन होता है और उसके बाद उसका एक रिजल्ट जो मीटिंग का जो निष्कर्ष निकलता है वो बाकी को लोगों को फिर से मेल कर दिया जाता है एमओएम करके, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग का प्रोसेस, शेड्यूलिंग मतलब किसी चीज को एक टाइम पीरियड के लिए पहले से पूर्व निर्धारित जिसे हम कहते हैं पहले से शेड्यूल कर देना कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा एजेंडा है,
इस पर्पज के लिए हम इस चीज को शेड्यूल कर रहे हैं। तो ये मीटिंग का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर हम आप इसको प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ोगे तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, हम प्रोडक्शन के लिए शेड्यूल करें। और मास्टर का मतलब है ना कि उसमें सारी वो बेसिक चीजें होनी चाहिए जो आपको प्रोडक्शन के लिए लगेंगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी हो और आप मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मतलब एक तरह का शेड्यूलिंग प्रोग्राम ही आप कह सकते हो। तो अगर आप उसका सेटअप कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। आपको टाइम, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना नॉर्मली एग्जाम्स के समय पे भी, तो टाइम टेबल एक तरह का बनाना है कि किस समय क्या आपका सब्जेक्ट होने वाला है। राइट, एग्जाम के लिए ऐसे हम लोग बनाते थे कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना प्रिपरेशन टाइम है, इस सब्जेक्ट के लिए इतना प्रिपरेशन टाइम है। और फिर इसको अगर आप रिपीट करके प्रैक्टिस टाइम होता है जो प्रैक्टिस सेशन वो है। तो प्रोडक्शन में भी ऐसे ही है, हमें क्या करना है, हमें एक शेड्यूल बनाना है जिसमें डिमांड वर्सेस सप्लाई, सबसे मेन मोटो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। कस्टमर की डिमांड होगी, कुछ आपके रेगुलर कस्टमर होंगे, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर होंगे। तो जो रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, वो आपको पता होता है कि उनकी डिमांड क्या है, कब आएगी, कितनी आएगी। मंथली अगर मान लो आपको उनको 100 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी किसी चीज की सप्लाई करनी है और वो चीज आप रेडीमेड नहीं बेचते हो, उसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कच्चा माल का ट्रांसफॉर्मर प्रोसेस टू कन्वर्शन प्रोसेस टू एफजी, वो एक टाइम लेता है। तो अगर किसी ने आपको अपना टाइम ड्यूरेशन बता रखा है कि इस दिन इस समय पर मुझे ये इन चीजों की जरूरत है, इन इतने गुड्स की, इतना मटेरियल्स की, अब वो एफजी आइटम हो सकते हैं। तो एफजी इतने एफजी आइटम्स की जरूरत है 100 क्वांटिटी, पहले से कस्टमर का ऑर्डर आ रखा है। प्रॉमिस डेट आपको पता है कि प्रॉमिस डेट और डिलीवरी डेट क्या है। तो उस प्रॉमिस डेट एंड डिलीवरी डेट के बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका शिपिंग टाइमिंग एंड डिलीवर टाइमिंग भी मायने रखता है, क्योंकि जो चीज आप डिलीवर कर रहे हो उसको भी जिसको डिलीवर कर रहे हो सकता है वो आगे उसका कोई प्रोसेस करे, या हो सकता है वो रेडी टू सेल कर दे उसको डायरेक्ट। तो ये आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आपको, लेकिन क्या करना है, अगर आपको उन चीजों को बनाना है मार्केटेबल फिट, तो आपको एक शेड्यूल करना पड़ता है डिमांड वर्सेस सप्लाई की, ये चीजें इस टाइम पीरियड में बनेंगी, इस पाइपलाइन में, इस मशीनरी लाइन में, इस असेंबली लाइन में, इस जॉब शॉप लाइन में वो जाएंगी। और उस प्रोसेस के दौरान वो सारा जो भी गाइडलाइन है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो पूरी होगी, एफजी कंप्लीट होगा और फिर डिलीवर्ड होगा। और इसमें कुछ स्क्रैप निकल सकता है, कुछ वेस्ट मटेरियल हो सकता है, तो उसका प्रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसे होगा, वो सारा जो शेड्यूलिंग के लिए एक टाइम टेबल जो हम बना रहे हैं डिमांड वर्सेस सप्लाई, वही आपका मैक्सिमम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है। नेक्स्ट था एमआरपी। तो मास्टर जो रिक्वेजिशन प्लानिंग होती है ना, रिक्वेजिशन प्लानिंग बोलो, रिक्वायरमेंट प्लानिंग बोलो, अगर हम कोई चीज बनाना चाहते हैं तो हमारे पास उसको बनाने के लिए मटेरियल है या नहीं। प्रोडक्शन पाइपलाइन में हमने बोल दिया कि ये चीजें बनेंगी इस स्पेसिफिक डेट पे, और फिर वो एफजी पैक होके डिलीवर्ड होगा हमारे कस्टमर को। और वो भी क्वालिटी टेस्ट होता है। तो अगर कुछ चीजें खराब हुई तो आपको फिर से बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों के लिए प्लानिंग लगती है कि आप कितना मटेरियल मंगा के रखोगे, कितने के चांसेस है कि खराब हो सकता है, मटेरियल किससे मंगाना है, किससे रिक्वेस्ट करनी है, किसको ऑर्डर प्लेस करना है, वो आपका सप्लायर कौन सा है, कौन सा सप्लायर आपको आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे सकता है। तो वो ये सारी प्लानिंग की मटेरियल रिक्वेस्ट किससे करना है, कितनी क्वांटिटी में रख करना है, सेफ्टी लीड टाइम क्या होगी, वेस्ट मटेरियल हो सकता है या नहीं, और उसकी भी प्लानिंग होगी या नहीं। तो वो सारी प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वेजिशन प्लान करते हो कि मुझे इतने प्रोडक्ट की डिमांड वर्सेस सप्लाई करनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। उस मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए कि जो हमारी कमिटमेंट है वो डिलीवर्ड होनी चाहिए कस्टमर को। तो वो प्लानिंग आपकी रिक्वेजिशन प्लानिंग है, जो आप सप्लायर से करो या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो स्टॉक से डिलीवर्ड कर दो। इस तरह से आपकी प्लानिंग होगी, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. What we understand when someone use the terminology BOM, bill of materials, and routing and family in standard manufacturing and also in business center. बिल ऑफ मटेरियल, इसका जब भी मैंने एग्जांपल लिया है
मतलब कभी अगर मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी दिया होगा अपने ट्रेनीज को, तो मैं एग्जांपल देती हूँ चाय बनाने का। बहुत ही सिली एग्जांपल आप कह सकते हो, लेकिन बहुत इजी और इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे बिल ऑफ मटेरियल का फुल फॉर्म, तो बिल ऑफ सॉरी बॉम का फुल फॉर्म बिल ऑफ मटेरियल है। तो बॉम शॉर्ट में बोलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल्स मतलब आप जो भी मटेरियल्स बनाते हो चेकलिस्ट बनाते हैं ना कि क्या क्या चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने में, आपको क्या क्या चाहिए। अब चाय के एग्जांपल में सारे लोग इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम चाय बनाना चाहते हैं तो हमें पानी चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए, हमें दूध चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब फिर आप एक टाइम तक उसे पकाओगे आंच पर स्टीम गैस में, और उसके बाद फिर आपको रेडी टू यूज टी मिल जाएगी। तो जो इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट्स, अब आप बोल सकते हो कि चाय मसाला, इलायची, या हम काली मिर्च भी डालना चाहते हैं फ्लेवर के लिए, हम लौंग डालना चाहते हैं, अदरक डालना चाहते हैं, वो बेसिक से थोड़ा अलग हो गया। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग तुलसी पत्ता डालते हैं। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट हम अलग कर देते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी, चाय पत्ती चाहिए, और आपको एक टेम्परेचर पर उसको पकाना है गैस में। और उसके बाद रेडी टू यूज, रेडी टू यूज का मतलब है, अब प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करो तो रेडी टू यूज का मतलब है मार्केटेबल, फिट होना चाहिए, एंड यूजर के पास पहुंचे तो वो यूज कर सके। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि और कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, बेसिक चीजें क्या होंगी। जैसे आजकल फूड पैकेजेस आते हैं, जैसे आप कोई चनाचूर या मिक्सचर मंगाते हो, फ्लेवर्ड भी होता है, अनफ्लेवर्ड भी होता है। तरह तरह की दालें उसमें होती हैं, है ना, भुनी हुई नट्स होते हैं, तरह के बादाम, तरह तरह के बादाम, और कुछ और भी चीजें होती हैं। तो आपको पता है कि आप जो बनाना चाहते हो फूड पैकेज का बिजनेस, मिक्सचर का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, तो आपके मिक्सचर में वो क्या चीजें होंगी, बेसिक चीजें क्या होंगी, फ्लेवर्ड चीजें क्या होंगी, फिर उसकी पैकेजिंग। तो ये सारी पैकेजिंग जो तो आप अलग रख सकते हो, पैकेजिंग इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट है बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब उसको बनाने के लिए आपको बेसिक चीजें क्या चाहिए, वो है बिल ऑफ मटेरियल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब हम लोग बिजनेस सेंट्रल यूज करें या नेविजन यूज करें, तो हमें बॉम का एक सेक्शन मिलता है, टैब, जो आइटम के टैब में मिल जाएगा आपको, प्लानिंग टैब या प्लानिंग टैब के अंदर मिल सकता है। तो आपको जब वो वर्म का टैब मिलेगा ना, तो उसके अंदर आपको लिस्ट प्रिपेयर करने की परमिशन रहती है कि आप इंग्रेडिएंट सिलेक्ट कर सको। वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, वो कंपोनेंट हो सकता है, वो एफजी भी हो सकता है, अदर एफजी जो आपके मेन एफजी में फिट हो। तो वो अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग वैरायटी की चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लिक्विड हो, कोई लिक्विड केमिकल हो, तो वो आप लीटर में लोगे। अगर कोई आइटम आपको ज्यादा चाहिए, तो जैसे रॉ मटेरियल है तो आप केजीज या टन्स में ले सकते हो, कंपोनेंट्स है तो पीसेज या नंबर्स में लोगे, और एफजी आइटम है ऐसे पीसेज या नंबर। तो यूनिट ऑफ मेजर, मात्रा कितनी चाहिए, और उसको आप मेजर कैसे करोगे, कितना पोर्शन लगेगा, वो सारा पार्ट हो जाता है एक एफजी को बनाने के लिए। क्योंकि जब आप कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड चीज बनाते हो, अगर मान लो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एक मॉडल बन के रेडी हो रहा है, तो उसमें सब चीज एकदम एक्यूरेट लगेगी। अगर आप ग्लास बनाने की कंपनी में हो या बॉटल बनाने की कंपनी में हो, फूड बिजनेस में हो, हर जगह मात्रा, पोर्शन स्पेसिफिक होना चाहिए एक प्रोडक्ट को सही मार्केटेबल फिट बनाने के लिए। तो बिल ऑफ मटेरियल वो आपको गाइड कर देता है कि इन, कौन सा इंग्रेडिएंट्स इसको बनाने के लिए लगेगा और कितना लगेगा। नेक्स्ट आपका था बिल ऑफ मटेरियल। इसके अलावा राउटिंग एंड फैमिली। राउटिंग क्या है ना, राउटिंग प्रोसेस है। जैसे मान लो किसी की असेंबली लाइन चल रही है, मशीन लाइन चल रही है, एक प्रोडक्ट को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए आप पहले उसको असेंबल करते हो, फिर हो सकता है उसको कटिंग करोगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद और भी कुछ हो सकता है, शेपिंग, प्लेटिंग, कुछ भी। तो इस तरह से जो मल्टीपल लेयर होगा आपका एफजी क्रिएशन के लिए, असेंबलिंग लाइन की, मशीन लाइन की, तो वो स्टेप्स 1 2 3 अलग अलग मशीनरी यूज हो सकती है। आपके असेंबलिंग के लिए हो सकता है अलग मशीनरी यूज हो रही हो, कटिंग के लिए अलग मशीनरी यूज हो रही हो, वेल्डिंग के लिए अलग मशीनरी यूज हो रही हो, शेपिंग एंड फॉर्मेशन के लिए अलग मशीनरी यूज हो रही हो,
तो ये सारी जो अलग-अलग लेयर वाली मशीनरी है, इन सबको वन बाय वन कैसे यूज़ करना है, पहले कौन-सी, दूसरे कौन-सी, तीसरी कौन-सी, चौथी कौन-सी, ये जो लाइन का सेटअप है, ये मशीनरीज़ का सेटअप है, ये आपकी राउटिंग है। आपको एक-एक स्टेजेस डिफाइन करना है कि राउटिंग में कौन-सी चीज़ें कब आ रही हैं और कैसे प्रोसेस होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये राउटिंग है। नेक्स्ट था फैमिली। फैमिली में क्या होता है, जैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स, अ, 2 या 3 आइटम या मल्टीपल आइटम आपकी कंपनी में बनते हैं, तो टाइम बचाने के लिए, रिसोर्सेज सेव करने के लिए, वेस्टेज कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सेम असेंबली लाइन चल रही है, सेम जो आइटम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, लेकिन उनकी क्वालिटी एक है, तो आप क्या करो, उनका एक फैमिली ग्रुप बना लो। तो फैमिली ग्रुप बनाने से सेम कैरेक्टर के आइटम्स आपके उस फैमिली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आप उनको उस वे में यूज भी कर पाओगे। जैसे मान लो कोई पंचिंग मशीन है, तो पंचिंग मशीन एक बार में 14 जो शीट है उनको एक शीट को 14 बार पंच करती है। तो अगर आप अलग अलग शीट बना रहे हो, 10 की शीट है, 4 की शीट है, तो अगर आप उसको फैमिली ग्रुप में डाल दोगे अलग अलग शीट्स को, तो वो एक बार में, वो मशीन की इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी है एक बार में 14 शीट पर प्रिंट करने के, पर पंच करने की। तो अगर आप उसको एक बार में 10 करवाओगे, तो उसका 4 आपका जो पंचिंग जो स्पेशलिटी थी उसकी 14 की, तो वो 4 वेस्ट होगी। और अगर 4 वाला करवाओगे तो जो 10 वाली कैपेसिटी वेस्ट होगी। एक बार में अगर वो 14 कर सकता है, तो फैमिली ग्रुप में अगर आप उस शीट को पंचिंग में डालोगे, तो वो एक बार में 14 प्रिंट कर देगा। इससे आपका रिसोर्स एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी भी सेव होगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी आप 100% यूज कर पाओगे। तो ये हो गया आपका फैमिली ग्रुप बनाने का फायदा। डिपेंड करता है सिनेरियो, सिचुएशन, रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tell me about the multiple types of manufacturing with some realistic example or your past experience. मल्टीपल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, और अगर आप सर्च इंजन यूज करोगे तो कहीं आपको 5, कभी 6, कभी 7 और भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। डिपेंड करता है इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो कर रही है, बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी मैन्युफैक्चरिंग के नाम आपको मिल सकते हैं। जैसे सबसे फेमस जो है, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग, जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग, और लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। वेस्टेज को कंट्रोल करता है, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग से। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि अलग अलग जो डिफरेंट आइटम आप बनाते हो, अलग अलग क्वालिटी, उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी अलग होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, स्मार्टफोन्स आप जो बना रहे हो, हर प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लेके आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी उसकी होगी। तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, जिसमें हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। कंटिन्यूस एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। और जैसे कि आप ऑयल बनाने वाला एग्जांपल ले लो, तो ऑयल में कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। या फिर आप ले लो लुब्रिकेंट, पेंट्स, तो ये जो चीजें बनती हैं, केमिकल्स जो ऐसा बन रहे हैं, ये सारे कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत बन रहे हैं। फिर है बैच। बैच मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जैसे मेडिसिन बनती है, या फिर फर्नीचर का एग्जांपल ले लो, मेडिसिन, फर्नीचर, ये सब बैचेस में बनती है। तो ये बैच मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है कि इसका एक एक लॉट बैच होता है, तो लॉट वाइज ही बन रही है। फिर जॉब शॉप, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं, या इसी तरह की जो प्रोडक्शंस हैं, वो जॉब शॉप के अंदर आ जाते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने पहले बता दिया कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कंट्रोल किया जाता है कि लेस वेस्टेज हो, मैक्सिमम यूज ऑफ आपका रिसोर्सेज, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो वो पूरा प्लानिंग करके चलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की, वेस्टेज कम से कम हो। तो इसी तरह के और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग है, वो या तो आप नाम से समझ सकते हो या उनके एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Will you create manufacturing module videos in our YouTube channel? हाँ,
अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, कुछ जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियोस बचा हुआ है, और भी एक दो कुछ पेंडिंग वीडियोस बचे हुए हैं जिन पे अभी या तो मटेरियल नहीं मिला है या स्पेसिफिक जो मतलब कंटेंट चाहिए होता है ना, जैसा कि जो पब्लिश हो सके वैसा भी मिला नहीं है। तो कुछ पेंडिंग वीडियोस हैं स्पेशली जीएसटी रिकॉन्सिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वो जब बन जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ज़रूर एक सीरीज बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मॉड्यूल के ऊपर, डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंटर के ऊपर ही पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग सीरीज होगा जिसमें छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कोई एक दो लेंदी वीडियो भी बनाए। लेकिन बहुत सारे यूजर ही एमपीएस और एमआरपी पे बोला था वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि सेम कंटेंट इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, इजी कंटेंट अवेलेबल है, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है वैसा कॉपी पेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट थोड़ा हटके बनाने की कोशिश करते हैं कि कंटेंट का जो टॉपिक तो हो सकता है कि बहुत पुराना हो, लेकिन जो हमारा स्टाइल है कंटेंट क्रिएशन का, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको एक डिफरेंट तरीके से मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कन्वे करते हैं अपने वीडियो में। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कि चेंजेस चेंजेस विथ सिंप्लिसिटी कैसे आए। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे एक सीरीज लाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। हम जो पेंडिंग जो हमारे वीडियोस हैं जीएसटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंसलेशन पे, वो पेंडिंग हमारा जो वीडियोस वाला है पोर्शन वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग सीरीज लाएंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, वन बाय वन, एक के बाद एक वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। That's it, Madhvi. Thank you so much. थैंक यू। Friends, I hope you found this information helpful. Don't forget to like, share, and subscribe for more insights on Business Central. See you next time. Until then, keep learning and keep growing. Bye bye. बाय।